Good evening, sir. Good evening. Please take your seat. Thank you, You need sir. some help? No, sir. Comfortable. Thank you, sir. ठीक है, कंफर्टेबल है? जी जी आपका नाम अनुराधा है। अनुराधा हिंदी में बातचीत करना चाहेंगी? जी सर। ठीक है अनुराधा, तो मेरे ख्याल से हम बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूँ आप अपना परिचय दें। सर मेरा नाम अनुराधा अग्रवाल है और सर मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ और सर मैं स्टेट से पीसीएस से मेरा सिलेक्शन डिप्टी कलेक्टर पोस्ट पे हुआ है सर 2017 में और अभी मैं मुंगेली ज़िले में पोस्टेड हूँ सर। कौन से जिले में? मुंगेली ज़िले में सर। मुंगेली जिले में है। 5 साल हो गए सर मुझे वहाँ पर। और सर मैंने अपनी पढ़ाई मेरा होम डिस्ट्रिक्ट जांजगीर चांपा है जहाँ से मेरी पूरी पढ़ाई हुई है और 2011 में मेरी शादी हो गई थी सर। अभी मेरी 10 साल की एक बेटी है और सर फिर से सौभाग्य मिला है दोबारा मम्मी बनने का। अगले महीने मेरी डिलीवरी अगले हुई है। महीने आपकी डिलीवरी। जी। आप कंफर्टेबल हैं? आपको हाँ। किसी पानी इत्यादि की जरूरत तो नहीं है? नहीं सर। ठीक है, कोई भी जरूरत हो तो प्लीज बता दीजिएगा। नहीं सर, कंफर्टेबल। अनुराधा, आप फिलहाल डिप्टी कलेक्टर हैं। मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि अभी आपने छुट्टी ले ली होगी अभी? सर मैं अभी फ्राइडे तक वर्क कर रही थी। उसके बाद आपने उसके बाद क्योंकि मैटरनिटी अभी लीव ली जी है। इंटरव्यू भी है और इसके बाद दोनों एक साथ मैटरनिटी लीव ले। तो अनुराधा ये बताइए कि फिलहाल जो 5 साल से आप डिप्टी कलेक्टर हैं, इस दौरान 2 चीजें बताइए। एक तो आपकी क्या चुनौतियां रही हैं और क्या उपलब्धियां रही? 2-2, 3-3 भी बताएंगे तो चलेगा। जैसे कि सर डिप्टी कलेक्टर में फर्स्ट पोस्टिंग तो हमें जैसे कि कलेक्ट्रेट में ही मिलती है, तो चुनौती वैसे कुछ नहीं है सर काम के लिए, क्योंकि उससे पहले भी मैंने सर 5-6 विभागों में काम किया हुआ है और मेरी 16 साल की सर्विस है, तो काम में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा मैंने ये महसूस किया सर कि जैसे एक फील्ड वर्क देने से अधिकारियों को ये लगता है कि दिव्यांग है तो शायद कर पाए या ना कर पाए, तो इस चीज़ को मुझे अपने कलेक्टर सर को समझाने के लिए थोड़ा सा लगा कि सर मैं कर सकती हूँ। क्योंकि सर इससे पहले मैं तहसीलदार भी थी और उसके पहले मैं एएसओ भी थी, मतलब फील्ड वर्क मैं कर चुकी थी। तो बाकी और कोई चुनौती नहीं थी, बस काम फील्ड का लेने में अधिकारियों को मतलब उनको ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन ये कर सकेगी कि नहीं। और उपलब्धियां क्या है? उपलब्धि मैंने एसडीएमशिप की 6 महीने सर, तो उसके सभी दायित्वों को मैंने अच्छे से निभाया। उस समय कोविड काल ठीक चल रहा था सर, तो चाहे वैक्सीनेशन कराना हो या जो हमारे प्रवासी श्रमिक, जैसे हमारे स्टेट में माइग्रेशन बहुत होता है सर, तो उनको लाना, क्वारंटीन सेंटर पे रखना और उनके सभी खाने पीने की व्यवस्था, ये सब मैंने बहुत अच्छे से मैनेज कर लिया था। और उसके सर अभी बाद में मैं अभी जनपद सीओ का कार्य देख रही थी, जिसे किसी राज्य में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर भी कहा जाता है, बीडीओ। तो सर उसमें हमने काफ़ी काम किया है, क्योंकि कोरोना वैक्सीनेशन पूरा अभियान चला के हमने, क्योंकि सर हमारा एकदम रूरल एक मतलब आदिवासी बाहुल्य वाला क्षेत्र है, तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस था सर। तो घर घर जाके लोगों को समझाना, अभी 98% हमारा वैक्सीनेशन हो गया है सर। और क्योंकि पूरा डेवलपमेंटल वर्क रहता है हमारा जनपद सीओ में, तो उसमें शासन की जैसे सभी योजनाएं हैं सर, और हमारे राज्य शासन की भी जैसे कि गोधन न्याय योजना, वो सब मैं मानती हूँ कि मैं अच्छे से कर पाई। अनुराधा, आप तो छत्तीसगढ़ से आती हैं और आपने बताया कि कोविड काल में आप फील्ड में थी और आपने इस काम को किया है। कुछ लोगों का मानना ये है कि यूं तो महामारी ने सबको प्रभावित किया है, लेकिन खास तौर से जिस समय बहुत बड़े पैमाने पर लॉकडाउन चल रहे थे और बहुत ज़्यादा खराब स्थिति थी, उस दौरान जिन्हें हम दिव्यांगजन कहते हैं, उनको अतिरिक्त तौर पर परेशानियों का सामना करना पड़ा। विजुअली चैलेंज्ड लोगों को और ऑर्थोपेडिकली चैलेंज्ड लोगों को भी। ये कौन सी अलग से समस्याएं थी जो अन्य लोगों के, अन्य नागरिकों से के अतिरिक्त इन लोगों? सर जनरली ऐसे दिव्यांगजन तो जैसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे लगता है जो लेबर लोग थे जो बाहर गए हुए थे, उनको जब वापस लाने में और क्वारंटीन सेंटर्स में रखने में जो दिक्कतें गई सर, ऐसे लोग तो घर पे थे, तो उनको जैसे कि सर अगर वो बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई प्रभावित हुई, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हो रहे थे। जैसे टीका लगने के समय कुछ अवेयरनेस की कमी थी, ये प्रॉब्लम उनको आई सर। तो हम लोगों ने इनको आइडेंटिफाई करके प्रयास किया था कि इनको पहले टीका भी मिले, इनकी पढ़ाई भी अच्छे से हो। अनुराधा, मैं देख पा रहा हूँ कि आप लगभग 38 वर्ष की हैं
मुझे बताइए कि इस समय आप एक राज्य की स्टेट सर्विस से भारतीय प्रशासनिक सेवा में पहुंचना चाहती हैं। इस परिवर्तन के लिए आप तैयार हैं? इस बात को कन्विंस करने के लिए आप मुझे क्या 3 तर्क देंगी? क्योंकि सामान्यतः यंग लोगों को ढालना आसान होता है, उनको ट्रेनिंग देना आसान होता है। आप रिलेटिवली उनकी तुलना में ज़्यादा वरिष्ठ हैं। तो मुझे 3 तर्क दीजिए जिससे लगे कि हाँ, आप इस बड़े परिवर्तन के लिए तैयार हैं। सर, पहला तर्क तो ये है कि ऑलरेडी मेरे पास 15 साल का एक्सपीरियंस है, तो मुझे ज़्यादा ट्रेनिंग भी सरकार को नहीं देनी पड़ेगी। पहला तो ये मेरा अनुभव व्यापक है, कई विभागों में मुझे काम करने का अनुभव है सर। दूसरी बात सर, मैंने अपने इस सर्विस काल में लगभग 10 से 12 डीएम सर के साथ काम किया है, उनके कार्यप्रणाली को देखा है। तो सर मैं अच्छे से जानती हूँ कि मतलब हमें काम कैसे करना चाहिए। तो सर मुझे लगता है कि मैं एक एसेट ही रहूँगी। और आपने हिंदी साहित्य विषय लिया है। जी ये तो विषय आपके का पहले पढ़ा हुआ विषय नहीं लग रहा है। जी फिर अचानक आपको अर्थशास्त्र छोड़ के हिंदी की तरफ जाने की जरूरत क्यों पड़ी? सर, दरअसल मैंने पहले बीकॉम किया था और हमारे तहसील में एमकॉम नहीं था, इसलिए मैंने एमए इकोनॉमिक्स में किया। तो चूंकि सर मुझे फिर यूपीएससी और एमए करने के बीच काफ़ी गैप भी था, और सर मेरी पूरी स्कूलिंग हिंदी माध्यम से ही हुई है। तो सर इकोनॉमिक्स में यूपीएससी निकालना थोड़ा मेरे लिए कठिन होता, क्योंकि विषय भी टेक्निकल है और मेरे पास कोई कोचिंग अवेलेबल नहीं था। मुझे घर पे ही तैयारी करनी थी और साहित्य पढ़ना पसंद भी था, इसीलिए सर। चलिए बताइए, फिर साहित्य में आपसे कहाँ से बातचीत की जाए? सर जैसा आपको उचित लगे। ठीक है, फिर मुझे बताइए, आलोचना में हम जब विकलांगता विमर्श की बात करते हैं, बहुत सारे विमर्श हाल फिलहाल में दलित विमर्श, स्त्री विमर्श और विकलांगता विमर्श खास तौर पर आते हैं। मुझे बताइए कि इसमें कौन महत्वपूर्ण रचनाकार आपको दिखाई देते हैं? आलोचना कर्म में काफ़ी जैसे कि कई प्रमुख आलोचक रहे, जिसमें नगेंद्र जी हैं। नहीं, लेकिन विकलांगता विमर्श की दृष्टि से सर माफ़ी चाहूँगी सर, क्योंकि ये अभी मेरे हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में विकलांगता विमर्श का नहीं था। अस्मिता का अर्थ समझती हैं आप? क्या होती है अस्मिता? अस्मिता मतलब सर मान सम्मान। अस्मिता मतलब मान सम्मान? हाँ, जैसे ये सर मतलब नारी की अस्मिता मतलब नारी अंग्रेजी में इसके लिए शब्द आइडेंटिटी इस्तेमाल होता है। क्या आप बदलना चाहेंगे अपने उत्तर को? व्हाट इज आइडेंटिटी? पहचान सर। पहचान। जी। अब अगर हम पहचान के साथ जोड़ते हुए आपसे पूछें कि जैसे दलित पहचान होती है, जैसे स्त्री पहचान होती है, वैसे ही एक विकलांगता संबंधी पहचान भी होगी। ठीक है, पूरी दुनिया में डिसेबल्ड डिस्कोर्स चलता है, डिसेबिलिटी का डिस्कोर्स चलता है। हिंदी साहित्य में इसकी क्या स्थिति है? सर क्योंकि मैंने अभी हिंदी साहित्य जितना यूपीएससी के सिलेबस में उतना ही पढ़ा है। इसीलिए मैंने आपसे पूछा था, बताइए क्या पूछना चाहती हैं? सर जो हमारे सिलेबस में है। ठीक है, तो मुझे बताइए, जब हम भक्ति काल के उदय की व्याख्या करते हैं तो उसमें सूरदास को लेकर जब चर्चा होती है, विकलांगता के हिसाब से महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। जी ठीक है ना? हाँ जी सर। तो अगर हम सूरदास की जब चर्चा करते हैं तो कहाँ कहाँ हमें आलोचकों में असंवेदनशीलता दिखाई देती है इस रचनाकार की डिसेबिलिटी को लेकर? सर जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, सूरदास की आचार्य रामचंद्र शुक्ल वैसे तो उनके प्रशंसक हैं, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पर उनके लिए ऐसा शब्द इस्तेमाल हुआ है कि माँ के हृदय को समझने की मतलब इस अंधे में बहुत समझ थी, ऐसा। तो ये वर्ड मुझे लगता है थोड़ा सही नहीं है सर, अभी यही रिकॉल कर पा रही। चलिए ठीक है, थैंक यू सर, आप बात करें। अनुराधा, शहीद दिवस और सद्भावना दिवस, ये क्या फ़र्क है दोनों में? क्यों इसको मनाया जाता है? सर सद्भावना दिवस स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जो पुण्यतिथि है उसमें मनाया जाता है, क्योंकि उनकी मृत्यु सर कट्टरपंथियों द्वारा हुई थी, तो इसलिए सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और शहीद दिवस सर जो हमारे क्या है पुण्यतिथि श्री राजीव गांधी की? सर 20 मई। 20 मई या 21 मई? सॉरी सर। अच्छा, लेकिन सद्भावना दिवस के 21 मई को मनाया जाता है या 20 अगस्त को मनाया जाता है? सॉरी सर, मुझे अच्छा, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? मुझे नहीं जानता। अच्छा, 23 मार्च को मनाया जाता है। क्यों, आपको लगता है क्यों मनाते हैं? जी क्यों? सर उस दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी दी गई थी, इसलिए। ठीक है। आप अर्थशास्त्र में आपने एमए किया है और छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक अनुभव का पास लंबा। ये बताइए कि छत्तीसगढ़ में जो सेवा क्षेत्र है, सर्विस सेक्टर है, उसका हिस्सा इतना बड़ा नहीं है जितना कि पूरे भारत का है। पूरे भारत में सर्विस सेक्टर का हिस्सा लगभग 53-54% या 59% तक भी है।
लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी भी ये 40% से कम है। क्यों सेवा क्षेत्र अभी विकसित नहीं हो पाया छत्तीसगढ़ में? जी सर, इसके दो कारण, जैसे पहले भौगोलिक कारण है सर। जैसे हमारा जो उत्तरी छत्तीसगढ़ है और जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ है, ये पूरा पहाड़ी और पठारी वाला एरिया है सर। यहाँ पर इसीलिए और साथ में दक्षिणी छत्तीसगढ़ में कुछ नक्सल का भी प्रभाव रहा है सर। तो प्रयास किए गए लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। और दूसरी बात ये सर, जो मैदानी छत्तीसगढ़ है, मध्यवर्ती बीच वाला इलाका है, वो मोस्टली धान मतलब कृषि वाला क्षेत्र है। इसीलिए सर सर्विस सेक्टर में थोड़ा हमारा छत्तीसगढ़ कम विकास हो पाया है, पर अभी सर हो रहा है। किन किन औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन में छत्तीसगढ़ कोई प्रमुख स्थान रखता है? जी सर, हमारे छत्तीसगढ़ में जैसे कि विद्युत सरप्लस वाला राज्य है, विद्युत का उत्पादन होता है, और जीरो पावर कट वाला राज्य भी है हमारा। दूसरी बात सर, हमारा एल्यूमिनियम के उत्पादन में जैसे कोरबा में हमारा बाल्को है, और स्टील प्लांट सर, भिलाई स्टील प्लांट, इन प्रमुख मतलब ये प्रमुख उत्पाद हमारे यहाँ होते हैं सर। टीन का सबसे बड़ा उत्पादक है, क्यों? सर टीन हमारे यहाँ एकमात्र छत्तीसगढ़ ही ऐसा राज्य है जहाँ टीन मिलता है। क्यों? सर वो क्या है उसके खनिज का क्या नाम है? बॉक्साइट सर। बॉक्साइट टीन का होता है या तांबे का होता है? नहीं सर, बॉक्साइट टीन का ही होता है। टीन का होता है जी। अच्छा, ये बताएं कि ये जो प्रति व्यक्ति आय होती है वो छत्तीसगढ़ में कितनी है? सर अभी 1,18,000 है इस वर्ष के बजट के अनुसार। और वहाँ विधानसभा में कितने सीट हैं? 90। उसमें कितने अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं? अनुसूचित जनजाति के लिए 32 है सर। शेड्यूल ट्राइब के लिए? जी 32। और अनुसूचित जाति के लिए? सर मुझे एग्जैक्टली भी याद नहीं आ अच्छा, रहा आपके है। मुंगेली जिले में कितने सीटें आरक्षित हैं? सर हमारे मुंगेली में एक ही सीट आरक्षित है। जनजाति के लिए या जाति के लिए? जाति, अनुसूचित जाति के लिए। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के बारे में एक शिकायत ये की जा रही है कि उन्होंने धान का एमएसपी इतना ऊंचा कर दिया है कि उससे कीमत में एक विकृति पैदा हो रही है। आपको लगता है कि इस तरह से अलग अलग राज्य सरकारें अगर किसानों को खुश करने के लिए, उनके तुष्टीकरण के लिए एमएसपी बेतहाशा बढ़ाती रहेंगी तो ये कृषि के भलाई में होगा, ये नुकसान हो सकता है? सर जो एमएसपी का निर्णय है सर, एक विशेषज्ञ समिति ही लेती है सर, उसके बाद ही राज्य सरकार भी घोषणा करती है। और सर इसके पीछे एक रीज़न ये भी है, कोविड काल में कृषि एक सेक्टर ऐसा था जिसमें एक पॉजिटिव रेट मतलब वृद्धि देखी गई है सर। और सर हमारे छत्तीसगढ़ में उतनी जोतें बड़ी बड़ी भी नहीं है, बहुत मतलब लागत है सर, लागत ज़्यादा है, उसके लिए ऐसा मतलब एमएसपी बढ़ाया गया है। और बाकी सर, तो आपको लगता है कि ये जो मॉडल छत्तीसगढ़ ने कृषि वस्तुओं की कीमत के तय किया है, ये मॉडल अन्य प्रांतों में भी अपनाना चाहिए जहां किसानों की लागत ज़्यादा है, जो पहाड़ी प्रांत हैं जैसे झारखंड है, उड़ीसा है? सर मुझे लगता है हर राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को और वो आर्थिक उसके कॉस्ट क्या है उसके हिसाब से ही तय किया जाना चाहिए सर। अभी केंद्र के संस्था द्वारा लागत का आकलन करके पूरे देश के लिए एक कॉमन एमएसपी होता है जी। आपको लगता है कि इसको डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए और राज्य सरकारों को पूरा अधिकार दे देना चाहिए? सर कृषि जैसा कि सर जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, हमारे मतलब समवर्ती सूची का विषय है, इसमें केंद्र भी निर्णय ले सकती है, राज्य भी निर्णय ले सकती है सर। तो अगर केंद्र जो मूल्य निर्धारित करती है उसे राज्य अगर उनको वो सही लगता है तो सर वो उसके साथ चल सकते हैं, और नहीं तो सर अगर उनको कम लगता है तो राज्यों को भी ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपने क्षेत्र के हिसाब से डिसीजन ले सकें। जीडीपी का ग्रोथ रेट 2020-21 में निगेटिव रहा है, पूरे भारत का निगेटिव रहा है, छत्तीसगढ़ में लेकिन कोई खास गिरावट नहीं आई, क्या कारण है? सर क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है सर, और जैसे कि जब सर कोविड काल में माइग्रेशन भी हुआ था तो जब वापस लाया गया उनको तो वे लोग भी कृषि कार्य में ही संलग्न रहे, तो इसलिए हमारे यहाँ कृषि की ग्रोथ रेट अच्छी रही। जैसा कि सर सर्विस सेक्टर में हमारा कम है, आपने पहले भी बोला था, और विनिर्माण भी हमारे यहाँ कम है, तो इसलिए सर हमारे यहाँ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, तो आपको लगता है कृषि पे निर्भरता की वजह से मार्केट फ्लक्चुएशन का ज़्यादा असर हमारे यहाँ नहीं पड़ा सर। अच्छा, निर्यात के लिए क्या सरकार कार्यक्रम अपना रही है छत्तीसगढ़ में कि वहाँ से वस्तुओं का निर्यात भी हो सके? जी
सर अभी जो हमारी सरकार है वो काफ़ी प्रयासरत है सर कि वहाँ उद्योग विनिर्माण सेवा क्षेत्रों में प्रोग्रेस आए करके, और इसके लिए सर जैसे काफ़ी जैसे MOUs भी किए गए हैं और लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि प्रोडक्शन हमारे यहाँ बढ़े, जो क्षेत्रीय चीज़ें उसका भी, और निर्यात बढ़े। इसके लिए काफ़ी सारे मतलब एक औद्योगिक नीति भी हमारे यहाँ आई है सर छत्तीसगढ़ की 2019 से 2014 के लिए पंचवर्षीय, तो उसमें काफ़ी सारे कदम उठाए गए हैं निर्यात बढ़ाने के लिए। कोई कार्यक्रम का नाम आप बता सकती हैं जो निर्यात के लिए है? सर सॉरी मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही। अच्छा ठीक है, धन्यवाद अनुराधा। अनुराधा जी ये बताएं कि छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद फायदा हुआ है या नुकसान? फ़ायदा हुआ है मैम। कैसे? मैम सभी एस्पेक्ट में अगर हम देखें तो जैसे कि जॉब, जैसे रोजगार के अवसर बढ़े हैं मैम। और उस समय मैम क्या था, जब MP में छत्तीसगढ़ था तो एक बहुत थोड़ा पिछड़ा हुआ क्षेत्र जैसे था, मतलब कम ध्यान इस पे फोकस हो पाता था। लेकिन जब अलग स्टेट बना है उसके बाद मैम चाहे बिजली का सेक्टर, उद्योग का सेक्टर हो, उस पर ध्यान दिया गया है। और मैम जैसे कि जो हमारे दक्षिणी छत्तीसगढ़ है जैसे नक्सलवाद था, उसके ऊपर भी काफ़ी ध्यान दे के उत्तरी छत्तीसगढ़ में भी था, उसका पूरा सफाया किया जा चुका है अभी। और रोजगार की भी स्थिति बहुत अच्छी है। अभी मैं बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ 1.7 ही बेरोजगारी की दर है, मतलब लोगों को काम मिला है, हर क्षेत्र में प्रोग्रेस हुआ है। बहुत बढ़िया। वेब सीरीज आप देखती हैं, मुझे बताएं 3 वेब सीरीज जो ज़रूर देखनी चाहिए। मैम एक तो आर्या देखनी चाहिए। बहुत सही। जी, और एक मैंने महारानी देखी थी, वो भी बहुत अच्छी है। और मैम एक मैंने जो देखा है मैम मैं उसमें बता सकती हूँ, अभी एक मैंने रुद्र देखा था तो वो भी काफ़ी अच्छा है मैम। बहुत अच्छा। अगर 3 रूल्स हमें बनाने हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा कई बार वॉयलेंस और न्यूडिटी दिखाई जाती है वेब सीरीज़ में, तो कौन से ऐसे 3 रूल्स बनाए जाने चाहिए वेब सीरीज़ को रेगुलेट करने के लिए? जी मैम, सबसे पहले तो मुझे लगता है क्योंकि उसमें अभी जो सेंसर बोर्ड वाला, जो बाकी फिल्में जो बॉलीवुड की फिल्में वो सेंसर बोर्ड से होके गुजरती है, पर इसमें ऐसा कोई रेगुलेशन नहीं है, तो वो ज़रूर होना चाहिए क्योंकि हम बच्चों के साथ बैठ के, फैमिली के साथ बैठ के वेब सीरीज़ नहीं देख सकते। दूसरी बात मैम, जैसे रिड्रेसल, जैसे कि 2021 में जो एक IT एक्ट इसीलिए स्पेशल आया था सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए, उसमें एक है मैम कि ग्रीवियंस ऑफिसर होना चाहिए। मान लीजिए कोई शिकायत करता है तो ऐसे कंटेंट्स को हटाया जा सके, दूसरा ये चीज़ भी होना चाहिए। और तीसरा मैम, जैसे कि उसमें वही काफ़ी ज़्यादा कभी हिंसा, ये सारी चीज़ें दिखाई जाती है, सोशल हार्मोनी बिगड़ने का भी एक खतरा रहता है, तो थोड़ा सा रेगुलेशन उस पे कंटेंट पे भी होना चाहिए मैम। ठीक बात है। ये बताइए कि आदिवासी क्षेत्र है आपका, तो आदिवासियों को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? मतलब सिर्फ नाम बताइए, डिटेल्स नहीं चाहिए। जी मैम, उनको एक इंफ्रास्ट्रक्चर वाली दिक्कत है क्योंकि वो एकदम पहाड़ी या जंगली क्षेत्रों में रहते हैं, तो मेन क्षेत्रों से उनकी थोड़ी दूरी हो जाती है। दूसरी बात मैम, शिक्षा और स्वास्थ्य का पेनिट्रेशन उन तक बहुत अच्छे से नहीं हो पाता है। तीसरी बात, थोड़ा सा एलिनिएशन हो जाता है मैम, उनका अलगाव, जैसे जो बाहरी दुनिया है और उनका थोड़ा इंटरेक्शन कम हो पाता है। तो मैम आज भी वो अपने पुराने ही कल्चर में जी रहे हैं, मतलब जो भी मॉडर्न, चाहे वो ऑनलाइन शिक्षा भी हो, तो वो सब चीज़ें उन तक नहीं पहुंच पाती है। ये बिग डाटा के बारे में आजकल बहुत चलता है न्यूज़ में, क्या है ये बिग डाटा? मैम बिग डेटा का मतलब ये जितने भी हम जैसे ऑनलाइन रिसोर्सेज, इंटरनेट की चीज़ें हैं, वो एक जगह स्टोर की जाती है मैम, जिसे बिग डेटा बोलते हैं। इसका एडमिनिस्ट्रेशन में हम कोई उपयोग कर सकते हैं? जी मैम, जैसे कि मैम हमारे पास, जैसे अगर हम गवर्नमेंट फील्ड की बात करें, हम इतने सारे डेटास कलेक्ट करते हैं, चाहे वो जनसंख्या के जो डेमोग्राफी वाले हैं या और भी चीज़ें, जैसे हमारा एक सांख्यिकी विभाग होता है, कृषि विभाग, इन सब में बहुत सारे डेटास कलेक्ट किए जाते हैं। तो अगर इनको बिग डेटा के माध्यम से संचित किया जाए तो बहुत, मतलब आगे आने वाली जो स्कीम्स जो गवर्नमेंट बनाती है लोगों के विकास के लिए, तो उसमें बहुत अच्छे से काम लिया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। ये बताएं, आपने अपना घर, जॉब और पढ़ाई कैसे मैनेज करी? मैम शादी से पहले तो पेरेंट्स का, भाई बहनों का सपोर्ट था,
और मेरी शादी 2011 में हुई। उसके बाद हस्बैंड का पूरा सपोर्ट रहा, तो मुझे पढ़ाने के लिए, क्योंकि मेरी पढ़ने की इच्छा थी, तो उन्होंने फिर अपना काम छोड़ के और मुझे पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित किया। और उसी समय मेरी बेटी भी हो गई थी 2012 में। तो बेटी को संभालना और घर को संभालना मेरे पति करते हैं, तब जाके फिर मैं पढ़ाई कर पाई मैम। और जॉब के साथ ही किया है मैंने अभी तक, कभी कोई छुट्टी भी नहीं ली है, ना कोई कोचिंग भी लिया है, तो बस घर के सहयोग से कर सकी। बहुत बहुत शानदार। अच्छा, ये कॉमर्स बैकग्राउंड से आप आते हैं, ये जो जीएसटी है, इससे एक आम ट्रेडर को फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? मैम अगर ऐसे प्रैक्टिकली सोचा जाए तो उनको बहुत, जब से जीएसटी लागू हुआ तो दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा है, क्योंकि जीएसटी में बहुत सारे कैसे फॉर्म भरना है, उसमें कई प्रकार के स्लैब्स हैं, तो वो बिल्कुल उसके साथ फ्रेंडली, क्योंकि टेक्नोलॉजी पे भी अक्सर व्यापारियों को उतनी ज़्यादा समझ नहीं होती है वो। तो मैंने भी देखा है, क्योंकि अपने घर परिवार में भी काफ़ी सब बिजनेस से जुड़े हुए हैं, तो शुरू में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है उनको। और बाकी मैम अभी तो फिर ठीक है, अभी तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। ये बताइए, आपको मोटिवेशन और इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? मैम मुझे जो भी कोई अच्छा, मतलब सफल होता है या कुछ अच्छा करता है, विपरीत परिस्थितियों से जूझ के कुछ करता है, तो मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है कि मैं भी क्यों नहीं कर सकती करके। तो बस वही सोचती हूँ कि कुछ ना कुछ हमेशा करते रहना है, आगे बढ़ना है। अच्छा, इतिहास में ऐसी कौन सी महिलाएं रही हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों से निकलकर विजय हासिल करी है? मैम विपरीत परिस्थितियों में जैसे मुझे अभी याद आ रहा है, रानी लक्ष्मीबाई थी, उन्होंने काफ़ी विपरीत परिस्थितियों में भी युद्ध करके, मतलब भले ही उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उन्हें काफ़ी मैम अकेली महिला होकर भी संघर्ष किया, वो काफ़ी प्रेरित करता है। और मैम अगर माइथोलॉजी में अगर जाएं, अगर उसको भी इतिहास मानते हुए देखा जाए, तो मैम द्रौपदी का संघर्ष है, सीता का संघर्ष है, ये भी काफ़ी प्रेरित करने वाला है मैम। बिल्कुल सही। धन्यवाद अनुराधा। थैंक यू। अनुराधा, आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा और मुझे कुछ बातें याद आ गई। आज से दशकों पहले शायद एक मैंने मूवी देखी थी, तारे ज़मीन पर। आपको देख के लगा कि सूर्य की लालिमा जो है ज़मीन पे आ गई है। थैंक यू सर। बहुत अच्छा है। और बताइए कि इस कथन से आप क्या समझ रहे हैं, जो मैंने आपके सामने जो कहा, इसको आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं अपने लिए? मुझे तो ये समझ में आया सर, ऊर्जा का पुंज, मतलब बहुत विपरीत परिस्थितियों में भी ऊर्जावान हूँ, शायद मुझे यही समझ में आया, आप ये कहना चाह रहे हैं सर। जी, तो आप सूर्य की लालिमा है और शायद बहुत लोगों को आप इन्फ्लुएंस करेंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं। अभी भारत सरकार एक आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है ना? 75वां साल इस साल होने वाला है। आपके छत्तीसगढ़ राज्य में कौन कौन से ऐसे महान पुरुष रहे हैं जो हमारे आज़ादी में उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन किया, और भारत सरकार उनको अभी हाईलाइट करने जा रही है या कर रही है? सर हमारे यहाँ जैसे कि स्वतंत्रता संग्राम में बैरिस्टर छेदीलाल जी, उन्होंने अपना योगदान दिया है। और सर जैसे वीर नारायण सिंह और हनुमान सिंह, सर अभी तो मैं इतना ही चलिए, रिकॉल। कुछ और बताइए, भारत सरकार की तरफ से डायरेक्टिव्स क्या आई हैं आपके पास? सर जैसे राज्य सरकार को आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए निर्देश प्राप्त हुए, जिसके अंतर्गत जैसे हम लोगों ने काम किया है अभी फील्ड में। अभी मैंने भी एक कार्यक्रम संपन्न कराया है। इसमें ये था सर, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है हमारे ब्लॉक, हमारे एरिया के, वहाँ पर मशाल रैलियाँ निकालना, बच्चों की रैलियाँ निकालना, और उसके बाद एक कवि सम्मेलन का आयोजन कराने का निर्देश मिला था, जिसका विषय ही था सर वो शहीदों के बारे में और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का। तो मैंने अभी अपने ब्लॉक में अभी जस्ट 10 दिन पहले ही कराया है। बहुत खूब। और इसके अलावा सर जैसे स्वास्थ्य विभाग है, वहाँ पर ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेला लगा था। अच्छा। जिसमें फ्री में सभी का इलाज जांच कराई गई है, जिसमें सांसद महोदय जी की उपस्थिति में हुआ था। इसी प्रकार सर सभी विभागों में कोई न कोई कार्यक्रम कराया जा रहा है आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए। आपको क्या लगता है, ऐसे जो प्रोग्राम्स है उसको कराने से इसका क्या फ़ायदा है भारत को? सर इससे लोगों में एक जागरूकता फैलती है, मतलब उस प्रोग्राम को अटेंड करने के बहाने ये क्या है आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो वो जानते हैं कि भाई हाँ, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जो अपना बलिदान दिया या योगदान दिया है, इसके कारण ये कराया जा रहा है। तो सर एक देशभक्ति की भावना का प्रचार होता है, और जो शहीद हुए हैं उनको भी एक सर फिर से
उतना उनका हक बनता है, मुझे लगता है कि लोग उनको जाने, उनके बारे में चर्चा करें। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। ये एक देशभक्ति की भावना का भी प्रचार होता है सर बहुत इसमें। खूब बहुत खूब। आपका राज्य पीडीएस सिस्टम में हमेशा अव्वल रहा है, जी और जब कभी भी हम न्यूज़पेपर पढ़े या कहीं पढ़े तो छत्तीसगढ़ का जिक्र जरूर होता है। जी ऐसा क्या पीडीएस सिस्टम में छत्तीसगढ़ ने किया है जो इतना ज़्यादा उसकी चर्चा है या इतना ज़्यादा इफिशिएंट है वहाँ पे ये मैकेनिज्म? सर, सबसे इसमें बड़ी बात यह है कि हमारा पीडीएस सिस्टम आज से लगभग 2008 से ही पूरा ऑनलाइन हो चुका है, पूरा ऑनलाइन हो चुका है। और जैसे पीडीएस शॉप पे भी यदि कोई लाभार्थी जाता है तो सर उनको टैबलेट्स जैसे दिए गए हैं, तो वो अगर अपना राशन कार्ड नहीं भी ला पाता है तो उस पर ऑनलाइन देख के ही पूरी एंट्री होती है। जो पीडीएस शॉप में जो माल आता है मतलब राशन, वो भी पूरा जैसे कि जहाँ से माल निकलता है सर, खाद्यान्न सामग्री, वहाँ से पूरा ऑनलाइन बिल विल पूरा रहता है, अपडेट होता है। इसमें कहीं पर कोई लीकेज की संभावना बिल्कुल नहीं है सर। और जो राशन बंटता है वो भी मतलब यदि एक व्यक्ति की, मान लीजिए कोई व्यक्ति मृतक है, उसके नाम पे अगर कोई फर्जी निकाल लेता है, अगर वैसा भी नहीं कर सकते, वो शिकायत आती है, हम लोग तुरंत उस पर कार्रवाई करते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा लगा सुन के आपकी बात। एक मेरे आखिरी प्रश्न होगा कि भारत का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसमें भारत की पोजीशन क्या है, कुछ पता है? एग्जैक्टली तो नहीं पता, पर चिंताजनक स्थिति है हमारी अभी भी। मतलब उसका 101 नंबर है हाँ। अभी जो लेटेस्ट डाटा आया है। जी सर। और ऑन द अदर हैंड जो हमारा जो टोटल फूड प्रोडक्शन है वो तकरीबन 300 मिलियन टन्स है। अब इतना ज़्यादा फूड प्रोडक्शन होने के बावजूद भी अगर हमारा जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे 101 रैंक आ रहा है, तो आप कहाँ प्रॉब्लम देख रही हैं इसमें? डाटा में प्रॉब्लम है या कहीं? नहीं, डेटा में प्रॉब्लम नहीं है सर, ग्राउंड लेवल पे भी कुछ प्रॉब्लम है। जैसे कि सर पीडीएस शॉप से भी अगर बात करें तो राशन तो मिलता है, लेकिन एक सर वो भी उतना, जैसे उसमें अगर न्यूट्रिशन के हिसाब से भी देखें तो कई बार वो कम पर उस पे पूरा खरा नहीं उतर पाता है। ओके, थैंक यू। अनुराधा जी, आज पंचायती राज दिवस भी है और आप है एडमिनिस्ट्रेशन में, आपने तो ग्राउंड लेवल पे देखा ही होगा कैसे चीज़ें चलती हैं। तो बुक्स में जो हम लोग पढ़ते हैं फंक्शनरी फाइनेंस, इसकी जो इश्यूज़ हैं पीआरआईज के साथ, इसके अलावा कुछ क्या क्या ऐसा ग्राउंड लेवल पे क्या दिक्कतें हैं पंचायत को, वो बताएंगी आप? जी सर, मैं जैसे कि अभी पंचायत विभाग में ही मैं काम कर रही थी पिछले 6 महीने से। सर जैसे जो मैं उसमें पंचायती राज जो हमारा एक्ट भी आया है उसके तहत काफ़ी पावर्स दिए गए हैं पंचायतों को, फाइनेंशियली भी। लेकिन फिर भी मुझे लगता है फाइनेंशियली, जैसे कि साल में मान लीजिए एक पंचायत को 5 से 6 लाख रुपए खर्च करने के लिए मिलते हैं और बहुत सारे विकास कार्य, उनको निर्माण कार्य करने रहते हैं, तो सर मुझे लगता है आर्थिक दृष्टि से थोड़ा उनको और सशक्त किया जाना चाहिए। फिर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा है। दूसरा ये है सर, जैसे महिलाओं के लिए जो आरक्षण है, जैसे हमारे स्टेट में तो 50% है पंचायती राज में, तो उसमें सर थोड़ा सा वो पंचायत पति वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। महिलाएं अभी भी लड़के जीतती जरूर है, लेकिन उनके पति लोग ही काम करते हैं, तो उसमें भी थोड़ा चेंजेस लाने की ज़रूरत है। धीरे धीरे आ रहा है सर, जैसे कि बहुत फ़र्क पड़ता है अगर अधिकारी भी उनको मोटिवेट करें कि भाई आप लाइए, मैडम को भी लाइए, तो फिर उन लोग समझते हैं सर। ठीक है। और अच्छा, विदेश नीति की बात करते हैं, भारत की विदेश नीति अभी के समय में आपको क्या लगता है चुनौतियां मेजर क्या क्या हैं अभी विदेश नीति को लेके? सर भारत जैसा जो हमारा पुराना इतिहास रहा है, भारत का ये सर सबसे हम मिलजुल के रहना और शांति से रहना। हमारे जैसे कि पड़ोसी भी सर, जैसे कि मान लीजिए पाकिस्तान है, उनके साथ हमको शुरू से ही जैसे कि उनकी तरफ से प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी भारत की नीति शांतिपूर्ण रही है, सहयोग की रही है सर। तो चाइना से भी हो रही है प्रॉब्लम तो? हाँ सर, लेकिन अब हमारे क्षेत्र पे यदि कोई बार बार आक्रमण करता है, या तो फिर अभी की जो थोड़ी सी पॉलिसी में मुझे लगता है चेंज आया है कि अब हम भी थोड़ा जवाब भी देते हैं कि ठीक है, जवाब भी देना कहीं पर जरूरी होता है, वरना सामने वाला हमें हमेशा ही कमजोर समझते रहेगा। इस तरीके से अभी 4-5 सालों में मैं ये चेंजेस देखती हूँ ताकि सामने वाले का दुस्साहस ना बढ़े। तो क्या सिर्फ पड़ोस में ही चैलेंजेस हैं कि ग्लोबल लेवल पे भी हैं? सभी में, जैसे चाहे वो अभी आप रूस यूक्रेन के युद्ध के परिप्रेक्ष्य में भी समझें, तो चूंकि रूस के साथ हमारे पुराने संबंध रहे हैं, हमारे हर तकलीफ के समय में हमारा मददगार रहा है, और विश्व के लगभग सभी देश अभी
मतलब एक तरफ है कि रूस जो अभी कर रहा है उसे नहीं करना चाहिए, तो भारत ने उसमें अपनी जो मौन की स्थिति बना के रखी है। बाकी जैसे अमेरिका चाहता है कि भारत बोले कुछ। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए जाते जाते अनुराधा ये बताइए कि देखिए अभी फिलहाल आपने बताया कि आपकी डिलीवरी नेक्स्ट मंथ है, उससे पहले आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपके इंटरव्यू का परिणाम होगा। एक सिचुएशन मान के चलिए कि आप एक संतान को जन्म देती हैं जो कि पुत्री है, उसके बाद आपका परिणाम आता है जिसमें कि आप दुर्भाग्य से असफल हो जाती हैं। उसके बाद आप जो परिवार में जाती हैं तो आपके निकट परिवार के लोग नहीं लेकिन आसपास के लोग ये कहते हैं कि इस लड़की की वजह से आपको असफलता मिली है। आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी और आप इस बात को कैसे हैंडल करेंगे? सर जो ऐसा बोलेगा तो उसको तो फिर शायद उसके आगे मेरे उससे संबंध भी नहीं रहे। मतलब मैं बिल्कुल ऐसा नहीं मानती सर, और मेरी एक बेटी पहले से भी है और मैं चाहती हूँ कि मेरी दूसरी पुत्री हो। मैं तो खुद चाहती हूँ सर, क्योंकि बेटियों के होने से घर जितना भरा पूरा लगता है, और ऐसी मानसिकता वाले लोगों से मैं कोई संबंध रखना भी नहीं चाहूँगी। और दूसरी बात सर, रिजल्ट मैं दोनों स्थिति के लिए तैयार हूँ, क्योंकि सर मैं ऑलरेडी अभी स्टेट में हूँ, मुझे 5 साल हो गए। 2-3 महीने बाद मेरे जॉइंट कलेक्टर में भी प्रमोशन हो जाएगा। तो सर हर चीज़ हमारे हाथ में नहीं होता। ठीक है अनुराधा, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके लिए शुभकामनाएं हैं और आपका फिलहाल इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। आई एम सॉरी, आपको काफ़ी कवायद करनी। नहीं सर, वो तो ठीक है। फील्ड वाले जाओ। अनुराधा, आपने इससे पहले इंटरव्यू दिया है यूपीएससी? हाँ जी सर, एक कितने नंबर आए थे? 160 116 नहीं 160। 160। और कितने नंबर से आप रह गई थी? आईएएस के लिए 46 नंबर। 46 नंबर से। और सिलेक्शन से आपने तो 3-4 ही सर्विस हाँ भरी ऐसे थी। ही भरे थे सर उस समय भी। क्या वजह रही मेंस के अलावा इंटरव्यू में? क्या आपको लगता है 160 क्यों मिले, 180 या 90 क्यों नहीं मिले? सर मेरे को लगता है थोड़ा सा फैक्ट्स नॉलेज थोड़ा और होना चाहिए था। कब दिया था आपने? पिछले साल ही, पिछले साल ही जो दिया था। अगस्त में हुआ था, 9 अगस्त को। और सर थोड़ा नर्वसनेस भी था ऐसा लग रहा है, और वो कोविड का समय था, पूरा मास्क, हेड शील्ड, फेस पे मास्क, तो और उससे जो अतिरिक्त थोड़ा लाभ सा मिलता है वो वाला नहीं मिल पाएगा। हाँ, अपने मतलब और कम्युनिकेशन का। बोर्ड के साथ सर जो वहाँ वो बैठे थे, पूरा कांच का कैबिन बना हुआ था, तो थोड़ा माहौल भी वैसा हो गया मेरे को लगता है, और मैं जवाब भी अच्छे नहीं दे पाई, मुझे लगता है थोड़ा। और आज के इंटरव्यू को लेकर आपका क्या राय है? किन एरियाज में ठीक गया है? कहाँ आपको लगता है कि सर यहाँ पर वैसी गलती फिर से हो रही है? सर फैक्ट्स मुझे आज भी लगता है कि मेरे पास कम है करके, थोड़ा और करंट भी और अपडेट होना चाहिए मेरे को लगता है। देखिए अनुराधा, आप पहले इंटरव्यू दे चुकी हैं, फिलहाल लंबे अरसे से आप सर्विस में हैं, तो आपको अच्छे से अनुमान है कि आपसे क्या अपेक्षाएं हैं, और उनके हिसाब से आप खुद भी अनुमान लगा सकती हैं कि आपके इंटरव्यू में कहाँ अच्छी चीज़ें थी, कहाँ थोड़ी बहुत सुझाव की ज़रूरत है। मैं बहुत लंबा आपको फीडबैक इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि आपका इंटरव्यू लगभग तुरंत है, ठीक है ना? तो सिर्फ उतनी चीज़ें आपको बताई जानी चाहिए जितनी चीज़ों से आप में कुछ बदलाव ला सकती हैं। आपके साथ पॉजिटिव बात यह है कि आप लगातार नौकरी में हैं, एक शानदार नौकरी में हैं, और बोर्ड को अच्छे से पता है कि यहाँ सिलेक्शन करने का मतलब केवल ट्रांसफ़र करने जैसा है, ठीक है ना? आप लगभग उसी किस्म की नौकरी में पहले से हैं। तो एक तैयार व्यक्ति मिल रहा है, प्रशिक्षित व्यक्ति मिल रहा है, अनुभवी व्यक्ति मिल रहा है, ठीक है? तो ये बोर्ड पहले से आपको लेकर एक पॉजिटिव राय उसके बारे पास होगी, ठीक है? बोर्ड कौन सा मिलेगा ये तो अलग बात है, वरना आमतौर पे ये याद भी रहेगा कि आपने पिछली बार दिया है, पर डिपेंड करता है बोर्ड पर। कुल मिलाकर आपकी जो इंटरव्यू है उसका एक बड़ा हिस्सा आपके प्रशासनिक अनुभव पर जाने की संभावना है, ठीक है? आपकी बात सही है, एक आध जगह पे फैक्ट्स की कमी दिखाई देती है, लेकिन देखिए फैक्ट्स का ना पता होना आपके मामले में बिल्कुल भी कोई महत्व रखता नहीं है, अनलेस आप उसको अपने कम्युनिकेशन पर हावी होने दें। अगर आपको 10 में से 8 सवालों के जवाब नहीं पता, बिंदास मना कीजिए, सॉरी बोलिए और आगे चलिए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ठीक है? इसका प्रभाव अपने कम्युनिकेशन पे मत पड़ने दीजिए। क्यों? क्योंकि आपके मामले में फैक्ट्स बिल्कुल भी मैटर नहीं करेंगे, आपके अनुभव और वहाँ जो आप अपना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन दिखा पाती हैं वो मैटर करेगा। कोशिश करें कि बातचीत वहाँ रहे, ठीक है ना? कोशिश करें का मतलब आप तो कह नहीं सकते कि वो पूछिए, लेकिन आप अपने उत्तर में उस तरह की चीज़ों को डाल सकते हैं। आपने डाला भी एक से ज़्यादा जगह कि जो आप अपने अनुभव को उसके साथ जोड़ देते हैं, ठीक है ना?
मैं केवल कम्युनिकेशन के स्तर पर कुछ सुझाव देने की कोशिश करूंगा। आपकी एंट्री एग्जिट जिस तरीके से बेस्ट हो सकती है वैसी है। आप स्माइलिंग तरीके से एंटर करती हैं और अपने चेहरे पर तकलीफ को नहीं आने देती हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, आप किसी अतिरिक्त सुविधा की मांग नहीं कर रही हैं, आप अच्छे से बात कर रही हैं और अपने परिचय इत्यादि को बहुत अच्छे से हैंडल कर रही हैं। इसी तरीके से करना है, कोई चेंज नहीं करना है इसमें। ठीक है, आप सामान्यतः अच्छा कर रही हैं। थोड़ा सा जो छोटा सा सुझाव हो सकता है वो, एक तो आपका थिंकिंग पोस्चर, जो सोचने की मुद्रा है, वो कभी कभी अनौपचारिक जैसी दिखती है। आप एक तो आई कांटेक्ट तोड़ती हैं, ठीक है, ऊपर देखकर सोचती हैं, ये अवॉइड की जाने वाली चीज़ है। आप एक ऑफिसर हैं, एकदम सामने बैठ के देखिए, और मान लीजिए आपको आई कांटेक्ट तोड़ना ही पड़ रहा है सोचने के लिए, तो नीचे देखिए, ऊपर मत देखिए, क्योंकि ऊपर देखना एक तरह से ऐसा लगता है जैसे कि आप कोई उत्तर गढ़ रही हैं नकली तौर पर, फेक तौर पर। हमेशा ऐसा होता है, ऊपर देखना जो है ये इस बात का सूचक माना जाता है उसमें। तो नीचे की तरफ देखेंगे तो लगेगा कि आप यही हैं और जो वास्तविक तथ्य आपके पास हैं वो देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एक छोटा सा सुझाव जो है वो, प्रश्न को सुनकर अनुमान लगाइए कि मंशा क्या है। ठीक है, एक आध जगह पर ऐसा लगा कि आप जब आपसे विवादित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप देर में वहां पहुंचती है जहां मंशा है। बाकी चीजें आप बहुत अच्छे से हैंडल कर रही हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, केवल इस परफॉर्मेंस को जो आज आपने दी है उसे रेप्लिकेट कर देना है अब वास्तविक इंटरव्यू पर। ठीक है, एक आध छोटे छोटे जो सुझाव दिए, इनमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ये सब तो वो सुझाव हैं जो साहित्य में आपकी समझ बहुत गहरी नहीं है, लेकिन ठीक है, जितना है, जितना आपने बता दिया। कोशिश करें कि सिलेबस वाली बात ना बोलें आप, मतलब उस तरीके से बोलें कि सब मैंने सीमित पढ़ा है, लेकिन जितना पढ़ा है मैंने उसका आनंद लिया है। ठीक है, और इस बात को हल्के से मेंशन कर देंगे ना कि चूंकि आपके पास नौकरी है और ये उसके के साथ में नौकरी वो काम किया है, इस वजह से उतनी गहराई नहीं आ पाई है, लेकिन ठीक है, जब आप बताती हैं तो ठीक बताती हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, बाकी सब आप बहुत अच्छे से कर रही हैं, मुझे कोई वजह नहीं दिखाई दे रही कि आपको 160 पे क्यों रोका जाएगा। ठीक है, ये आपका मेंस इस बार अच्छा हुआ है, हाँ ठीक हुआ है। पिछली बार से अच्छा है। अब सर 5th मंथ रनिंग था, अब थोड़ा बैठ के लिखने में दिक्कत, पर फिर भी कुछ सुधार आया है, मेरे को लग रहा है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि इस बार आप प्रॉपर आईएएस बनेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। सर एक ही चिंता मेरे को बार बार लग रही है, मैं कुछ भी नहीं पढ़ पाई हूँ। मैं अभी कोई सही बात बताऊँ तो मैं ऐसे देखिए, आ गई हूँ बस। जी, इस बात की चिंता करने से अगर फायदा होता तो वो और कर लीजिए चिंता। नहीं, क्या अब फायदा कर भी नहीं हो क्या रहा है तो सक- फिर चिंता क्यों करनी है। अब तो एक ही दिन बचा है सर। ठीक है ना, इसलिए कोई चिंता मत कीजिए, आनंद से खुश होकर इंटरव्यू दीजिए, मुझे कोई कारण नहीं दिखाई दे रहा। अगर आप जैसा भी आईएएस नहीं चाहिए तो फिर क्या चाहिए। ठीक है ना, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।